Hello students, I'm Sunanda Maini and I'll take up the question answers on the chapter Journey to the End of the Earth. First question, how did the author reach Antarctica? Author Antarctica में कैसे पहुंचा? Author Antarctica में पहुंचने के लिए by ship, by air, बाय कार डिफरेंट तरह से ट्रैवल करके 100 घंटे में पहुंचा और उस दौरान उसे 9 टाइम जोन्स, 3 इकोस्फीयर्स, 3 लार्ज वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ा। अब इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे कि द ऑथर रीच्ड एंटार्क्टिका बाय डिफरेंट मीन्स। दे यूज्ड प्लेन, कार and ship, and it took them 100 hours to reach Antarctica. They crossed 9 time zones, 3 ecospheres, 6 checkpoints and 3 water bodies before they landed in Antarctica. Next question. What were the first emotions of Doshi on reaching Antarctica and why? Antarctica पहुंचने पर दोषी की कैसी भावनाएं थी और क्यों थी? जैसे ही वो एंटार्क्टिका पहुंचती हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं और उनका ऐसा लगता है कि एक वाइट एक्सपेंस यानी कि बहुत फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ आइस की शीट है जहां वो आ गए हैं। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत ही गर्म प्रदेश तमिलनाडु से जाते हैं और ये देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वही इंडिया जहाँ पे वो रह रही है और इतनी गर्मी है, क्या वो इंडिया कभी इस एंटार्क्टिका का पार्ट था जहाँ पे इतनी बर्फ़ है? ये देखकर वो हैरान है। यही उसकी हैरानी की ही भावनाएं हैं जिसे हम लिखेंगे इस आंसर में। So we'll write down that the first emotions of Doshi on reaching Antarctica were those of awe, A-W-E, awe and wonder. She felt a sense of relief on reaching Antarctica, and when she saw the white expanse of ice, she was a bit confused to relate to the part of India from where she was coming. She could not believe that Madras, from where she was coming, which was so hot a region, could ever be a part of the same Antarctica, which is full of ice and it is the coldest place in the world. Next question. The world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? वो कह रहे हैं कि दुनिया की सारी जो जियोलॉजिकल मीन्स वो कैसे बना, वो सारी जो हिस्ट्री है वो एंटार्क्टिका में ही मौजूद है, इसलिए उसकी स्टडी इस रीजन के लिए कैसे यूज़फुल हो सकती है। ये सच है कि हमारा जो अर्थ की हिस्ट्री है वो एंटार्क्टिका में है, क्योंकि कुछ 650 मिलियन वर्ष पहले सारा एंटार्क्टिका एक लैंड मास था। फिर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उसका अर्थ का हिस्सा, उस लैंड का हिस्सा टूटकर कुछ पार्ट ने इंडिया की शेप ले ली और कुछ ने हिमालयाज़ के पहाड़ों की शेप ले ली और कुछ साउथ अमेरिका बन गया और वो साउथ अमेरिका फर्दर मूव करके नॉर्थ अमेरिका में जा मिला। और इसलिए ये इस रीजन के लिए यूज़फुल है, इसकी स्टडी इसलिए यूज़फुल है क्योंकि अगर हम उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अर्थ डिफरेंट शेप्स ले सकती है, टूट सकती है, पानी का अर्थ बन सकता है, अर्थ जो है वो पानी में बह सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। सो अपना फ्यूचर जानने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि इसका पास्ट क्या था। So the world's geological history is trapped in Antarctica because 650 million years ago
Antarctica was a huge landmass, and due to some climatic changes, a part of that landmass broke away from it and took the shape of Himalayas, present India and South America. Then South America drifted a little more towards north and joined North America. So the study of this history is useful for this region because that will make us realize that the climatic changes can bring about any change in future. So to know our future, we need to study the past. What are Jeff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? जेफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स को क्यों इंक्लूड करा अपनी एक्सपीडिशन में, अपनी उस यात्रा में? अभी तक जेफ ग्रीन कुछ सेलिब्रिटीज़ को या बूढ़े लोगों को लेके जा रहा था जिनसे वो पैसे कमा रहा था, लेकिन अब उसने स्टूडेंट्स को ले जाना चाहा क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये फ्यूचर में हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये ही कुछ फैसले ऐसे ले पाएंगे, ये वहाँ पे जाके क्लाइमेट को जो खतरे हैं उनको समझ पाएंगे और फ्यूचर के लिए ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जिससे हमारी धरती बच जाएगी. Now Jeff Green included students of high school in the Students on Ice expedition because till then he had been taking celebrities and old people on this expedition. They could not contribute anything on coming back, so he knew that the students were young and were of impressionable age. Whatever they saw, they could come back and contribute in making new decisions which could save our environment. So he knew they were the future policy makers and decision makers, and that is the sole reason he included students in his expedition. Take care of the small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in the context of the Antarctica environment? छोटी चीज़ों का ख्याल रखें और बड़ी चीज़ें अपने आप का ख्याल रख लेंगी, ऐसा स्टेटमेंट राइटर ने क्यों दिया है एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट को लेकर? क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट को देखते हैं, एंटार्क्टिका में उन्होंने जब एनवायरनमेंट को क्लोजली देखा तो उन्होंने ये समझा कि वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स, सिंगल सेल्ड प्लांट्स जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, वो भी ज़िंदा हैं और उन्हीं के ज़िंदा रहने से वहाँ पे ऑक्सीजन है, बर्फ़ जमी हुई है, एनिमल्स और सब साथ साथ में सरवाइव कर रहे हैं. एनिमल्स का सर्वाइवल जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंडेंट था और अगर फाइटोप्लैंक्टन्स कायम थे तो एनिमल्स भी कायम थे और इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी कायम हैं, क्योंकि ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और इनका साथ साथ में जीना बहुत ज़रूरी है. Now, this statement has been said in context of the Antarctica environment because small things here refer to the single-celled plants which are called phytoplanktons, and because of the presence of phytoplanktons, there was abundance of oxygen in that region and that helped the animals and human beings in turn to survive. So the author meant that if we looked after the smallest of plants, that also contributes to the environment, and this balance in environment will help the human beings to survive on this earth for a long time. And that is the reason he says that small things, take care of small things and the big things will take care of themselves. Next question. Why does the author feel that the prognosis for human beings is not healthy? Prognosis means future के लिए उनका क्या prediction है, उनका future कैसा होगा. तो वो कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा नहीं है. ऐसा उसने क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि ह्यूमन बींग्स बिल्कुल
सारी धरती को ख़त्म करते जा रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों को काट के सिटीज़, विलेजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं। जंगल काटने से बारिश की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पेड़ जब वो अपना खाना बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, बट क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उससे हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर कम होती जा रही है। जैसे ही वो कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो इंसान का जीना मुश्किल होता जा रहा है और ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, जो बर्फ़ के झरने हैं वो पिघल रहे हैं और पानी जो है वो धरती की तरफ बहता चला जा रहा है। इसलिए ह्यूमंस का फ्यूचर अच्छा नहीं है अगर वो अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे। So the author feels that the prognosis for human beings is not healthy because humans are cutting trees in order to make villages, cities and mega cities and put up industry. So when they cut the trees, they are not replenishing these sources by planting more trees, and that is causing the reduction in oxygen and increase in carbon dioxide in the atmosphere. So this increase in carbon dioxide is depleting the ozone layer, which is actually causing the glaciers to melt, and that is why the future of human beings is not healthy on this earth. It will not be long that human beings will become extinct like dinosaurs on this earth. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. What does the author mean by this? Author ने ये statement दी है लेसन में कि it was nothing short of a revelation. Revelation means एक जानकारी, एक अद्भुत जानकारी जिसे वो पहले नहीं जानती थी। वहाँ पे जाके उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसके बारे में उसे पहले नहीं पता था और उसने ये महसूस किया कि everything does indeed connect, कि हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। और इससे उसका क्या मतलब है? इससे उसका ये मतलब है कि जब वो अंटार्कटिका में जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्रैब ईटर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो सब साथ में ही रहते हैं। समुद्र के नीचे प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। दैट मीन्स हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। सबका जिंदा रहना एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। सारी स्पीशीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक जिंदा है तो दूसरा ठीक रहेगा और उसके साथ तीसरा ठीक रहेगा और ये चेन तब तक चलती जाएगी जब तक छोटे से छोटा प्लांट ठीक रहेगा, जिंदा रहेगा। So he means by this statement that when they visited Antarctica, they realized that all the species are interdependent and need to coexist for the survival of each one of them. Human beings can only live on this earth if they take care of plants and animals. This earth is to be shared by all species, and it's not only human beings' rights to wipe out other species and live here alone. They cannot survive themselves without the help of plants and animals. And that's all about the question answers on this lesson, and I'll be back with my next video very soon. Thank you.